मेघा 9 महीने की गर्भवती थी और उसका पति कोड़ा लेकर उसके सामने खड़ा था। ये आप क्या कर रहे हैं जी? नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे नहीं मार सकते हैं। इस बार तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बेटा ही चाहिए। जी बेटा या बेटी कुछ भी हो, ये तो भगवान जाने, मुझे क्या पता। अच्छा, तो मुझसे जबान लड़ाती है, अब देख। फिर रमेश कोड़े से मारने लगता है और मेघा दर्द से चिल्लाने लगती है। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान मुझे बेटा ही देगा, मुझे मत मारिए जी। वही भगवान से भी प्रार्थना करो और अपने होने वाले बच्चे से भी कि वो बेटा बनकर ही पैदा हो। अगर बेटी हुआ तो मेरे आने से पहले उसका गला घोंटकर मार देना, क्योंकि मुझे बेटी से नफरत है और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। फिर रमेश वहां से चला जाता है और मेघा फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने इस बच्चे का दुनिया में आने का इंतजार करूं या उससे पहले ही उसके पिता उसके लिए मौत लेकर सामने खड़ा रहेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अचानक एक दिन मेघा के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। लगता है मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैंने दाई माँ को भी तो कहा था कि पर वो अभी तक आई क्यों नहीं है? इतने में दाई माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी पीड़ा शुरू हो गई है क्या? हाँ दाई माँ, मेरी पीड़ा शुरू हो गई है और लगता है मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। पता नहीं बेटा होगा या बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है दाई माँ। शांत हो जा मेरी बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें बेटा ही होगा। चलो ठीक है, तुम थोड़ा हिम्मत रखो। फिर अचानक मेघा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो एक नहीं 2 सुंदर बेटियों को जन्म देती है, जिनकी सुंदरता किसी चांद की चांदनी से कम नहीं होती। ये क्या, मेरे पति को तो बेटियों से बहुत नफरत है और भगवान ने ये क्या किया? भगवान ने हमें एक नहीं बल्कि 2 बेटियां दे दी। अब मैं क्या करूं? अभी इसके पिता दूसरे गांव गए हैं, वो आने ही वाला होगा। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखो बेटी, तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें मारना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम एक काम करो, इन्हें कहीं छुपा कर रखो, लेकिन इन्हें बेटा बना कर रखो ताकि किसी को पता न चले ये तुम्हारी बेटियां हैं। और वक्त आने पर जब तुम्हारे पति के अंदर से ये बेटियों वाली नफरत खत्म हो जाएगी, तब शायद तुम्हारी बेटियां अपने प्यार से अपने पिता का दिल जीत सके। पर अगर उन्हें पता चल गया तो? देखो, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी बेटियां इतनी खूबसूरत और मासूम है, मुझे इन्हें मारना ठीक नहीं लग रहा है। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। फिर दाई माँ उन दोनों को जल्दी जल्दी लड़कों वाले कपड़े पहना देती हैं और उन्हें छुपाकर बिठा देती हैं। इतने में रमेश आ जाता है। बताओ दाई माँ, क्या हुआ? ये बेटियां? खुश हो जाओ रमेश, तुम्हें बेटा पैदा हुआ है, और वो भी एक नहीं 2। भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सच में 2 बेटे? भगवान ने तो मेरी बहुत सुन ली। उसने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। मैं तो बहुत खुश हूँ।
सच में अब तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बहुत खुश हैं जी। मैं तो सोच रहा था कि मेरा एक बेटा हुआ, लेकिन भगवान ने तो मुझे दो दो बेटे दे दिए। ये तो खुशी की ही बात है। रमेश अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेता है और धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं। वहीं दोनों लड़कियां रोज लड़कों वाले कपड़े पहनकर घर में आती हैं। माँ, ये क्या? मैं लड़की हूँ, हम दोनों बहनें हैं, लेकिन आप हमेशा हमें लड़कों वाले कपड़े पहनाकर क्यों रखती हो? ऐसा क्यों कर रही हो? गांव में सभी लड़कियों को देखती हो आप कितनी सुंदर सुंदर लहंगे, चोली और ऊपर से अपने बाल भी बनाती हैं, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ माँ, हम दोनों थक गए हैं ये लड़का वाला जीवन जी के। भला ये कब तक रहेगा? मैं भी ये जीवन नहीं जीना चाहती हूँ माँ, मुझे भी खुलकर जीना है। क्या बताऊं बेटी, मुझे भी शौक है कि तुम दोनों को लड़कियों की तरह खूब सजा कर रखूं, पर क्या करूं, तुम्हारे पिता बेटियों से नफरत करते हैं। तुम्हारे पिता की वजह से मैंने तुम्हें 18 वर्षों तक छुपा कर रखा, लेकिन अब ना ही तुम्हारी दाढ़ी मूछें आएंगी और ये तुम्हारे शरीर की बनावटी देखकर कहीं तुम्हारे पिता को पता न चल जाए कि तुम दोनों बेटियां हो। फिर पता नहीं वो मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या करेंगे। पिताजी, हम दोनों से इतना नफरत क्यों करते हैं माँ? आखिर आपको बेटियां क्यों नहीं पसंद? बहुत दिन पहले जब तुम्हारे पिता छोटे थे, उसी वक्त तुम्हारी बुआ एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में भाग गई थी। उसी वजह से उन्हें बेटियों से नफरत है और बेटियां पसंद नहीं है। पर क्या करें, भगवान के हाथों में सब कुछ है। मुझे तो बस बेटियां पसंद है, लेकिन तुम्हारे पिता का दिल रखने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ रहा है। दोनों बातें कर रही होती हैं। देखो, अब तुम्हारे पिता आने वाले हैं, जल्दी से लड़कों वाले कपड़े पहन लो और थोड़ा हल्का काजल भी लगा लो। दाढ़ी मूंछों पर थोड़ा पता चले, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को शक हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं पहन लेती हूँ। फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी लड़कों वाले सारे कपड़े पहन लेती हैं और बाल छुपाकर खड़ी हो जाती हैं। इतने में रमेश आ जाता है। अरे, मेरे दोनों बेटे यहाँ क्या कर रहे हैं? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी दूसरे गांव काम करने जा सकती हूँ। यहाँ कब तक बैठी रहूंगी? अरे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अरे, तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो और तुम्हें भला मैं काम करने दूंगा? नहीं नहीं, तुम यहीं रहो और देखना, हम यहीं पर कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेंगे। पिताजी, काश हमारी भी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। 2 भाई हैं और हम दोनों को बहन की बहुत याद आती है। सबके पास बहन है, सिर्फ हमारे पास नहीं है। ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? अरे, मुझे बेटियां नहीं चाहिए, मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। तुम दोनों मेरे बेटे हो और मेरे दोनों हाथ, यही मेरे लिए काफी है। मुझे बोझ नहीं चाहिए जो गांव, समाज और पूरे खानदान की नाक काट देती है। अब चलो, तुम दोनों खाना खा लो, कल सुबह होते ही मुझे दूसरे गांव जाना है। फिर रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनें हमेशा लड़कों की तरह रहती हैं। एक दिन नैना चुपके से तालाब के किनारे पहुंचती है। ये क्या नैना, फिर आज लड़कों के कपड़े पहन कर आई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लड़कियों के कपड़े पहन के आओ। मुझे तुम्हें लड़कियों के कपड़े में देखना है। क्या बताऊं देवांश, मेरा भी मन है कि मैं लड़कियों की तरह घूमूं और सबसे बातें करूं, पर क्या करूं, मेरे पिताजी को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से मैं लड़कियों वाले कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। फिर तुम्हें घर में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम लड़कियों वाले सारे कपड़े पहन सकती हो।
पता नहीं तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया जो उन्हें लड़कियों से सख्त नफरत है। पता नहीं, पर क्या कर सकते हैं। अब हम उनकी बेटियां हैं तो ना चाहकर भी हमें उन्हें झूठ में रखना ही होगा, वरना वो मेरी माँ के साथ पता नहीं क्या करेंगे। फिर देवांश और नैना दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें करते रहते हैं। वहीं दूर से रमेश गुजर रहा होता है और उसकी नजर नैना पर पड़ती है। अरे ये तो मेरा बेटा है, लेकिन ये तालाब के किनारे इस लड़के से क्या बात कर रहा है। चलो मुझे छुपकर देखना चाहिए। फिर रमेश एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और दोनों की बातें सुनने लगता है। अब मुझे चलना चाहिए देवांश। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किसी लड़के से प्रेम करती हूँ तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नैना, अब और इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही रमेश ये सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, यानी ये बेटा नहीं मेरी बेटी है। ये क्या हो रहा है, यानी मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला। तभी तो मैं कहूं, और लड़के को देखता हूं तो उसकी दाढ़ी मूछें हैं और मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, अब तक दाढ़ी मूछें क्यों नहीं आई। ये क्या। फिर रमेश गुस्से में तालाब के किनारे जाकर नैना के बाल पकड़ लेता है, जिससे उसके नकली बाल गिर जाते हैं और उसके असली लंबे घने बाल बाहर आ जाते हैं। क्या? तो तू लड़का नहीं, तू लड़की है। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ पिताजी, मैं लड़की हूँ। यानी तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम लड़की हो तो कहीं घर पर जो बैठा है वो भी लड़की तो नहीं है, और मुझे वो भी धोखा दे रहा है। हाँ पिताजी, वो भी स्नेहा है और मैं नैना, और माँ ने हम दोनों के साथ मिलकर ये झूठ बोला था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब चलो, तुम्हारी सजा तो हम वहां जाकर ही देंगे। फिर रमेश नैना को पकड़कर खींचने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं नैना से बहुत प्रेम करता हूँ। आपकी वजह से इतने दिनों तक ये लोग लड़के बनकर भी जिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। चले जाओ यहां से। अगर तुमने हमारे बीच बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर रमेश देवांश को जोर से धक्का दे देता है और वहां से उन्हें घर लेकर चला जाता है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। ये दोनों लड़कियां हैं और तुमने कहा कि तुम्हें 2 बेटे हुए हैं। स्नेहा सामने आ जाती है। अच्छा, तो तू भी लड़के होने का नाटक कर रही है। रुक जा। फिर रमेश स्नेहा के भी बाल खींच देता है। उसके भी असली लंबे घने बाल बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया। मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे बेटियों से नफरत थी। मैं एक भी बेटी नहीं चाहता था, और तुमने 2 बेटियां पैदा करके कहा कि 2 बेटे हैं। रमेश मेघा की तरफ बढ़ता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने हाथों से अपनी बेटियों को कैसे मार सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी के लायक नहीं हो। फिर रमेश बुरी तरह मेघा को मारने लगता है। पिताजी छोड़ दीजिए माँ को। माँ को क्यों मारे? पिताजी छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। दोनों बहनें चिल्लाने लगती हैं। रमेश बुरी तरह से मारते हुए मेघा को इतना मारता है कि वो वहीं पर अपनी आखिरी सांस गिन देती है। अच्छा हुआ मर गई, नहीं तो मैं इसे और जान से मार देता। आप कितने पत्थर दिल इंसान है पिताजी। आपने पिता होकर मेरी माँ को मार दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
मैं जाकर मुखिया जी को सारी बातें बता दूंगी। आपने हमारी माँ को मार दिया, मैं जाकर राजा जी को कहूंगी और आपको इसकी सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तुम दोनों ने मेरी इज्जत पर जो दाग लगाया है उसको मैं अब ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों को भी रास्ते से हटाना होगा। मैं बेटियों का कलंक अपने सिर नहीं लेना चाहता। फिर रमेश अपनी दोनों बेटियों को बलपूर्वक घसीटते हुए तालाब के किनारे ले जाता है और उन्हें तालाब में डुबोने लगता है। नहीं पिताजी, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आप हम दोनों को क्यों मारे हैं पिताजी? छोड़ दीजिए। अगर आप हमें नहीं रखना चाहते तो हम लोग दूर कहीं और चले जाएंगे। पिताजी भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए पिताजी। तुम्हें तो आज मैं जान से मार कर ही रहूंगा। तुम्हारी माँ को भी मार दिया और अब तुम दोनों को भी मारूंगा। रमेश दोनों को तालाब में डुबोने लगता है। तभी वहां पर एक तांत्रिक आ जाता है और ये दृश्य देखकर खड़ा हो जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी दोनों बेटियों को इस तरह क्यों मार रहे हो? क्योंकि मुझे बेटियां नहीं चाहिए, मुझे बेटियों से नफरत है, इसलिए आज मैं इन दोनों को जान से मार ही दूंगा। देखो, अगर किसी गांव वालों ने देख लिया तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। राजा को कह देंगे तो तुम्हें फांसी की सजा मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम अपनी बेटियों को जानवर बना दो। वैसे भी तुम चरवाहे हो तो उन्हें चरा सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो और दूध बेचोगे तो धन भी मिलेगा। तुम्हें बेटियों से छुटकारा भी मिल जाएगा और ऊपर से धन कमाने का मौका भी मिलेगा। हाँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं अभी तुम्हारी दोनों बेटियों को जानवर में बदल दूंगा। पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम आपकी बेटियां हैं। भला आप हमें जानवर में कैसे बदल सकते हैं? अगर मैं जानवर में बदल दूंगा तो मुझे धन मिलेगा और इन बेटियों के कलंक से भी दूर रहूंगा। ठीक है महाराज, आप मेरी दोनों बेटियों को जानवर में बदल दो। हाँ। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और जल लेकर जैसा ही नैना के ऊपर डालता है, नैना अचानक से बकरी में बदल जाती है। नहीं, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा, नहीं तो पिताजी मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर स्नेहा जोर से मिट्टी उठाती है और रमेश और तांत्रिक की आंखों में मारकर वहां से भागने लगती है। रुक जा, रुक जा, तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती। तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो? वो भाग गई। ठीक है, अच्छा हुआ। अब वो कभी मेरे पास डर के मारे नहीं आएगी। मैं फिर से उसे बकरी बना दूंगा। फिर तांत्रिक वहां से चला जाता है। रमेश अपनी बकरी नैना को लेकर घर पर आने लगता है। पिताजी, ये आपने क्या किया पिताजी? मुझे छोड़ दीजिए पिताजी, मुझे इंसानी रूप दे दीजिए। तुम अब कभी इंसान नहीं बन सकती और ये तुम सिर्फ मेरे सामने बोल सकती हो। बाकी किसी के सामने बोलने की कोशिश की तो तुम मर जाओगी। तांत्रिक महाराज ने कहा था। फिर रमेश नैना को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे बांध देता है। वहीं ऐसे काफी सारे दिन बीत जाते हैं। स्नेहा भूखी प्यासी जंगल में भटकती रहती है। अचानक बेहोश होकर वो एक दिन जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वहां से एक राजकुमार गुजरता है और उसकी नजर नैना पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये कौन है जो इस तरह घायल अवस्था में जंगल में पड़ी है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर राजकुमार अंशुमन स्नेहा को लेकर राजमहल में आ जाता है और उसका इलाज करवाने लगता है। कुछ देर बीतने के बाद
स्नेहा को होश आता है। तो ये क्या, मैं कहाँ हूँ? मुझे जाने दो। तुम घबराओ मत, तुम राजमहल में हो और मैं राजकुमार अंशुमन हूँ। तुम जंगल में बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी और तुम्हारे पैर और हाथ भी घायल हो गए थे। तुम कौन हो और तुम ठीक तो हो ना? स्नेहा रोते हुए सारी बात बता देती है। अरे ये तो बहुत गलत किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहन को बकरी बना दिया। हाँ, मुझे अपने पिता से अपनी बहन को आजाद कराना है। उन्होंने मेरी माँ को मार दिया, पर मैं अपनी बहन को नहीं खो सकती हूँ। ठीक है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, वो मेरे पिताजी हैं। मेरी बहन भी वहीं पर है। मेरे पिताजी बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान को खतरा हो राजकुमार। आप यहीं पर रुकिए, मैं अपनी बहन को छुड़ा कर लाती हूँ। पर तुम अभी कमजोर हो, इस हालत में जाओगी तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। नहीं राजकुमार, मुझे अपनी बहन के पास जाना ही होगा। फिर स्नेहा वहां से निकल पड़ती है और अपने घर आ जाती है। मुझे पहले छुप कर देखना चाहिए कि पिताजी क्या करते हैं। स्नेहा एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। वहीं रमेश कोड़े लेकर घर से निकलता है। तुम्हें रोज मैं कोड़े से मारूंगा, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए तुम्हें मार खानी ही होगी। पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पिताजी छोड़ दीजिए। तुम्हें ये कोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। तभी स्नेहा भाग कर आती है। अच्छा, तो तू भी आ गई। अब देख, अब तो मैं तुम्हें भी बकरी बनाकर रखूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रमेश जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे से राजकुमार अंशुमन आ जाता है। रमेश के सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे रमेश वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। मैं जानता था कि तुम इसके साथ भी ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं तुम्हें पहचान गया। स्नेहा, चलो, हमें तुम्हारी बहन को पहले बकरी से ठीक करना होगा। हाँ राजकुमार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो चलते हैं। फिर दोनों मिलकर रमेश को जख्मी कर देते हैं और नैना को लेकर वहां से घने जंगलों की तरफ भागने लगते हैं। राजकुमार, आप और स्नेहा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैंने सोचा था कि मैं कभी भी इंसान नहीं बन पाऊंगी और तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों बहनें एक दूसरे से इतना प्रेम करती हैं और मुसीबत में भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम चलो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। देखो, पास में ही एक साधु महाराज है। चलो, साधु महाराज शायद तुम्हारी बहन को इस बकरी के रूप से इंसानी रूप दे सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर कई घंटे सफर करने के बाद में वे साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाते हैं। आओ बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? स्नेहा रोते हुए उन्हें सारी बात बता देती है। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब इस बकरी रूप से इंसानी रूप में लाना चाहती हो। हाँ, मैं अपनी बहन को ठीक करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें अपनी बहन को ठीक करने के लिए अपनी आधी सुंदरता अपनी बहन को देनी होगी। क्या तुम अपनी आधी सुंदरता देने के लिए तैयार हो? हाँ, मेरी सुंदरता से बढ़कर मेरी बहन का रिश्ता है और मेरी बहन का रिश्ता बचाने के लिए अगर मुझे मेरी सुंदरता भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। साधु महाराज, ये तो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे ये ठीक हो सके? ये तुम क्या बात कर रही हो स्नेहा? नहीं, ऐसा मत करो। कोई भी लड़की अपनी सुंदरता नहीं देती। अगर तुम्हारी सुंदरता चली गई तो तुम अच्छी नहीं लगोगी। ऐसा मत करो और मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी।
तुम्हें बदसूरत देखकर। नहीं दीदी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, अपनी सुंदरता से भी ज्यादा। साधु महाराज, मैं अपनी आधी सुंदरता अपनी बहन को देने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और नैना इंसानी रूप में आ जाती है। हाँ, मेरी बहन ठीक हो गई, लेकिन मेरी सुंदरता कम क्यों नहीं हुई साधु महाराज? आखिर इसका क्या रहस्य है? ये क्या हो रहा है साधु महाराज, बोलिए ना। ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम अपनी बहन से कितने हद तक प्रेम कर सकती हो ये देखने की। कोई भी लड़की दुनिया की सारी चीजें देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अपनी सुंदरता कोई नहीं देता। लेकिन तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी सुंदरता तक देने को तैयार हो गई। यही तुम्हारी सच्चे हृदय से परीक्षा थी और तुमने इस परीक्षा में पास किया। अब तुम दोनों बहनें मिलकर अपने पिता को सबक सिखाओ कि कोई लड़की बोझ नहीं होती। ठीक है साधु महाराज, अब हम तीनों चलते हैं। फिर तीनों वहां से कुटिया से निकल पड़ते हैं। अब हम क्या करें? देखो, ऐसे तो हम जाएंगे तो तुम्हारे पिताजी तांत्रिक से कुछ मंत्र भी सीख चुके होंगे। मैं अभी अपने पिताजी को लेकर आता हूँ और फिर पूरे गांव वालों के सामने उसको सजा दिलवाऊंगा। ठीक है राजकुमार, हम लोग पिताजी के पास जाते हैं, आप साधु महाराज को लेकर वहां पर आ जाइए। फिर राजकुमार अंशुमन वहां से निकल पड़ता है और दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। तभी रमेश को होश आता है। ये क्या? मैं बेहोश कैसे हो गया था? ये क्या? तुम तो बकरी थी, अब तुम इंसान कैसे बन गई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आपको इसकी सजा पूरे गांव वालों के सामने मिलेगी। आपने हमारी माँ को भी मार डाला और आपने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। अब इसकी सजा आपको जरूर से मिलेगी पिताजी। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में अंशुमन पूरे गांव वालों को लेकर वहां पर आ जाता है। रुक जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बेटे ने सारी सच्चाई बता दी कि तुमने आखिर बेटियों के साथ क्या क्या किया। सच में रमेश, मुझे भी शर्म आ रही है कि तुमने अपनी पत्नी को जान से मार दिया और इन दोनों बच्चियों को बेटा बनाकर छुपाया। सच में तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे गांव से, तुम्हें हम लोग सजा देंगे। नहीं, इसे जान से कैसे छोड़ा जाएगा? हम इसे आजीवन काल कोठरी की सजा देंगे ताकि ये पूरी जिंदगी वहीं रहे और अपने किए पर पछताए। सैनिकों, इसे पकड़ कर ले जाओ। हर 3 दिन पर 1 दिन खाना मिलेगा। इसे सूरज और चांद की रोशनी देखने के लिए तरसाया जाएगा। सैनिक रमेश को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। फिर राजा और राजकुमार अंशुमन वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद नैना और स्नेहा एक लड़की के रूप में अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।